Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं हेल्थ सेक्रेटरी एंड DGICMR का। आज की ब्रीफिंग के लिए सेक्रेटरी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले वो ब्रीफिंग शुरू करें। नमस्कार। इस सप्ताह की जो मुख्य बातें हैं, सबसे पहले वो हम आपके समक्ष रखना चाहेंगे। नवंबर में अगर आप देखें तो जो औसतन प्रतिदिन टेस्ट हुए देश में वो 10,55,000 से ज़्यादा एवरेज पर डे टेस्ट किए गए। एवरेज डेली न्यू केसेस अगर देखें इस पूरे महीने में तो वो 43,000 से कुछ अधिक हैं। एवरेज डेली रिकवरीज देखें तो वो लगभग 47,000 से कुछ अधिक हैं। यानी नवंबर के महीने में प्रतिदिन होने वाली रिकवरीज प्रतिदिन होने वाले नए केसेस से अधिक रहीं। इसी वजह से हम आगे आपको दिखाएंगे कि ओवरऑल जो एक्टिव केसेस हैं देश में उनकी संख्या लगातार घट रही है। इसके अलावा एक जो बड़ा माइलस्टोन अचीव किया गया वो ये है कि देश में 14 करोड़ से ज़्यादा टेस्ट अब तक कर लिए गए हैं। 14 करोड़ 13 लाख टेस्ट। क्यूमुलेटिव पॉजिटिविटी रेट जो है वो 6.69 है, 7% से नीचे चला गया है और लगातार नीचे बना हुआ है। औसत दैनिक पॉजिटिविटी रेट अगर हम पिछले सप्ताह का देखें तो वो और भी कम है और वो 3.72% है, 3.72%। आज भी विश्व के बड़े देशों में भारत में केसेस पर मिलियन सबसे कम है। अनेक ऐसे देश हैं जहां भारत से 6 गुना, 7 गुना, 8 गुना ज़्यादा केसेस प्रति मिलियन पॉपुलेशन हैं। पिछले 7 दिन में अगर केसेस प्रति मिलियन देखें, ये हमें बताता है कि विश्व में इन्फेक्शन या बीमारी किस प्रकार से फैल रही है। हमने पहले भी आपको ये बताया था कि यूरोप के देशों में और अमेरिकाज में यानी नॉर्थ और साउथ अमेरिका में तेजी से एक सर्ज नए केसेस में देखा जा रहा है। उसकी वजह से पिछले 7 दिन में अगर आप नए केस प्रति मिलियन पॉपुलेशन देखें तो भारत में 211 केस प्रति मिलियन हुए, जबकि ऐसे भी देश हैं जहां 3,300 और 2,900 केस प्रति मिलियन पिछले सप्ताह में रिपोर्ट किए गए। अगर मृत्यु प्रति मिलियन के आंकड़े को देखें तो भारत में ये 100 है। विश्व का जो औसत है वो 186 है और अनेक देश ऐसे हैं जहां भारत से 6 गुना, 7 गुना, 8 गुना और 9 गुना ज़्यादा डेथ प्रति मिलियन रिपोर्ट की गई हैं। पिछले 7 दिनों में जैसे हम इन्फेक्शन को ट्रैक करते हैं पिछले 7 दिनों में, उसी तरीके से हम डेथ्स को भी पिछले 7 दिनों में ट्रैक करते हैं। और अगर पिछले 7 दिन के मृत्यु के आंकड़े देखें विश्व के तो भारत में प्रति मिलियन मृत्यु 2 का आंकड़ा है। विश्व का औसत 9 है, लेकिन अनेक देश ऐसे हैं जहां ये 50 से भी अधिक है और 80 से भी अधिक है। तो ये भी दिखाता है कि अलग अलग देशों की जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं वो कैसे पॉजिटिव केसेस का सामना कर रही हैं, कैसे उनको मैनेज कर रही हैं। ये प्रतिदिन होने वाले टेस्ट्स की संख्या है और इसमें भारत, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, रशिया, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस का हमने कंपैरिजन आपको दिखाया है। ये हमारे आंकड़े नहीं हैं, ये विश्व की एक फेमस वेबसाइट है आवर वर्ल्ड इन डाटा, जिसका इस्तेमाल हमारे कई मीडिया के मित्र भी करते हैं अपने विश्लेषणों में। ये उनके आंकड़े हैं, उनका डाटा है, उनका विश्लेषण है। ये दिखाता है कि 1 सितंबर से लेकर 29 नवंबर तक प्रतिदिन टेस्ट में भारत काफ़ी ऊपर है। रशिया, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस से तो बहुत अधिक आगे है। अमेरिका के साथ कभी भारत में प्रतिदिन ज़्यादा टेस्ट होते हैं, कभी अमेरिका में होते हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पिछले एक सप्ताह में अमेरिका में प्रतिदिन 1 लाख नए केस या एक दिन तो 2 लाख नए केस भी आए एक दिन में, जबकि हमारे यहाँ ये जो रेंज है प्रतिदिन नए केसेस की ये 35,000 से लेकर 45,000 के बीच में फ्लक्चुएट कर रही है।
इससे भी टेस्ट्स की संख्या पर असर पड़ता है। यहां हम आपको बताना चाहते हैं कि 11 नवंबर से 1 दिसंबर तक कैसे जो क्यूमुलेटिव पॉजिटिविटी रेट है देश भर में वो घटा है। 11 नवंबर को 7.15 था पॉजिटिविटी रेट और 1 दिसंबर को जैसा मैंने आपको पहले भी बताया ये 6.69% हो गया है। यदि हम प्रतिदिन आने वाले नए केसेस को देखें तो आप ये पाएंगे कि 1 अगस्त से ये ग्राफ बढ़ना शुरू हुआ था और ये अपने सबसे ऊंचे बिंदु पर सितंबर माह के बीच में मध्य में पहुंचा और अब ये लगातार घट रहा है और 1 दिसंबर को केवल 31,000 नए केस एक दिन में देश भर में रिपोर्ट किए गए। यहां हम आपको बता रहे हैं कि कौन से वो टॉप 5 राज्य हैं जो कि डिक्लाइन दिखा रहे हैं मंथ ऑन मंथ। इट्स अ कंपैरिजन ऑफ नवंबर to December. The number of active cases as they existed on 1st of November and the number of active cases as they exist on 1st of December. So the top 5 states which have registered a decline in number of active cases, वो 5 शीर्ष राज्य जिन्होंने एक्टिव केसेस की संख्या में ये गिरावट दर्ज की है वो हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला, आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल। लेकिन 5 राज्य ऐसे भी हैं जहां ये नंबर बढ़ रहे हैं, वो हैं पंजाब, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान। ये वो राज्य हैं जहां भारत सरकार ने केंद्रीय टीमों को भी डिप्यूट किया है ताकि वो राज्य सरकारों की मदद कर सकें। तो आगे जाते हुए हमारी स्ट्रैटेजी क्या है? हम अभी भी सबसे ये निवेदन करते हैं कि वो मास्क का उपयोग करें या फेस कवर का उपयोग करें जब भी वो पब्लिक प्लेसेस में जाएं। वो अपने हाथ निरंतर साबुन और पानी से धोएं या अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर से साफ करें। जो भौतिक दूरी या फिजिकल डिस्टेंसिंग की नॉर्म्स हैं उनका पालन करें। भीड़ भाड़ न तो खुद लगाएं न भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाएं। और हम ये भी अनुरोध कर रहे हैं कि यदि आप में कोई भी लक्षण है, कोई भी सिम्टम है, चाहे बुखार का हो, खांसी का हो, सांस लेने में कठिनाई का हो, तो आपको तुरंत अपने को टेस्ट कराना चाहिए और आइसोलेट कर लेना चाहिए, क्योंकि अब टेस्ट कराना आसान हो गया है, लैब्स उपलब्ध हैं, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की आवश्यकता नहीं है, टेस्ट की रिपोर्ट जल्दी मिल जाती है। इसलिए प्लीज गेट योरसेल्फ टेस्टेड एंड आइसोलेटेड इमीडिएटली if you display any of the symptoms that are associated with COVID. Thank you. Friends, now I think we can take questions from your side. Before we take your questions, there one online question, sir. What is the government's position on the recent adverse event in the Serum Institute's trial and emergency use authorization of its vaccine? How will the adverse event impact the overall timelines of the vaccines rollout? Let me answer the last part of the question first. Adverse event will not affect the timelines in any manner whatsoever. Having said that, let me also tell you that we've been given to understand that there is a court case, so we would not want to comment on the specifics of the case which is being considered by the court. However, we believe that most of the discourse on adverse events in the media suffers from adequate information and adequate facts. So therefore, it becomes very important for us to tell you certain facts and certain procedures which must be known to everyone. So the first... Yes, sir. Please, sir. I have not finished. No, no, sir. So the first fact is that whenever a clinical trial starts, the subjects are expected to sign a prior informed consent form. This is a global practice. It happens
across all countries. What is this prior informed consent form? It is a form that tells the subject that these are the possible adverse events that may happen in case you decide to participate in a clinical trial. And if you understand the implications of this prior informed consent, then please sign this form. And without the signature of the subject, a subject cannot participate in a clinical trial. This is fact number 1. किसी भी क्लिनिकल ट्रायल में भाग लेने वाले किसी भी वॉलंटियर को सबसे पहले एक प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट फॉर्म पर हस्ताक्षर करने होते हैं। उस प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट फॉर्म में ये बताया जाता है कि जो क्लिनिकल ट्रायल में आप भाग ले रहे हैं उसमें भाग लेने में कुछ एडवर्स इवेंट्स होने की संभावना है। वो एडवर्स इवेंट इस प्रकार के हो सकते हैं। यदि आप सहमत हों तो आप हस्ताक्षर करें और क्लिनिकल ट्रायल में भाग लें। दिस इज फैक्ट नंबर 1 विच मोस्ट ऑफ अस चूज टू ओवरलुक, इसलिए मैंने ये आपके समक्ष रख दिया। दूसरा जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो ये है कि ये जो ट्रायल होते हैं वैक्सीन्स के या दवाओं के, ये मल्टी साइट मल्टी सेंट्रिक ट्रायल्स होते हैं, यानी ये अनेकों अस्पतालों में किए जाते हैं। क्योंकि ये जो सब्जेक्ट्स हैं इनको मेडिकल केयर में वैक्सीनेशन दी जाती है और इनको मॉनिटर किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। सो द क्लिनिकल ट्रायल्स आर मल्टी सेंट्रिक मल्टी साइट। प्रत्येक सेंटर में या प्रत्येक साइट में एक इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमेटी होती है। ये जो इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमेटी है ये वैक्सीन निर्माता से स्वतंत्र है, ये सरकार से भी स्वतंत्र है, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमेटी उस अस्पताल की है या उस साइट की है या उस सेंटर की है जहां ये क्लिनिकल ट्रायल किए जा रहे हैं। जब भी क्लिनिकल ट्रायल में कोई एडवर्स इवेंट होता है तो ये एथिक्स कमेटी भी उसको देखती है और उस पर अपना मंतव्य व्यक्त करती है और उस एडवर्स इवेंट की सूचना अपने मंतव्य के साथ देश के रेगुलेटर ड्रग्स कंट्रोलर जनरल को 30 दिन के भीतर देने का प्रावधान है। Since this is important, so let me repeat this in English also. Most of the trials of vaccines and drugs are multi-centric, multi-site. When we say multi-site, it means that they are conducted across various hospitals, across various states. Each such hospital or site or center has an institutional ethics committee. This institutional ethics committee is independent of the government. It is independent of the vaccine manufacturer. Whenever in course of the clinical trial any adverse event happens, this institutional ethics committee takes note of it and within a period of 30 days gives a report to the Drugs Controller General of India about the event as well as its comments on that event. So far I have told you about two things. One, prior informed consent, which is written, formal, and second, about a institutional ethics committee. Then there is something known as Data Safety and Monitoring Board, DSMB. Again, this practice is a global practice and is followed in all clinical trials across all countries. The Data Safety and Monitoring Board is independent of the government. It is also independent of the vaccine manufacturing company. It consists of domain knowledge experts. Their mandate is also to monitor the clinical trial on a day-to-day basis and keep an eye on such adverse events. They also report such adverse events. हिंदी में भी आपको समझा दूं
तीसरी जो बड़ी व्यवस्था है, दो व्यवस्थाओं के बारे में मैंने आपको बताया। तीसरी व्यवस्था है डाटा सेफ्टी एंड मॉनिटरिंग बोर्ड की। ये जो बोर्ड होते हैं ये वैक्सीन निर्माताओं से स्वतंत्र होते हैं, ये सरकार से भी स्वतंत्र होते हैं, इसमें डोमेन नॉलेज एक्सपर्ट होते हैं और इनका काम होता है कि ये सरकार को इनका काम होता है कि ये क्लिनिकल ट्रायल पर नज़र रखें और इस प्रकार के कोई एडवर्स इवेंट जो होते हैं उसकी निगरानी करें, और अगर इनको लगता है कि उस एडवर्स इवेंट के आलोक में क्लिनिकल ट्रायल में कुछ देर के लिए उसको रोकना चाहिए या कुछ और कार्रवाई करनी चाहिए तो ये उसकी रिकमेंडेशन भी देते हैं। तो मैंने 3 व्यवस्थाओं के बारे में आपको बता दिया। अब जो चौथी व्यवस्था है जिसके बारे में हमारे मीडिया के मित्रों को सामान्यतः नहीं मालूम रहता है, वो भी मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा, वो है कि जितने भी क्लिनिकल ट्रायल होते हैं वो न्यू ड्रग्स और क्लिनिकल ट्रायल रूल्स के तहत बनाई गई व्यवस्था में होते हैं। The institutional framework for all clinical trials in the country is provided by new drugs and clinical trial rules. These rules have been framed under the Drugs and Cosmetics Act of the country. तो ये रूल ये कहते हैं कि जब भी कोई एडवर्स इवेंट होगा तो एक फॉर्म 5 है, उस फॉर्म 5 में जो चीफ इन्वेस्टिगेटर या प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हैं, प्रत्येक क्लिनिकल ट्रायल में एक साइंटिस्ट होते हैं जिनको प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर कहा जाता है। तो ये जवाबदेही प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर की होगी कि वो फॉर्म 5 में एक रिपोर्ट ड्रग्स कंट्रोलर जनरल को दें। तो ये चौथी व्यवस्था है। पांचवी व्यवस्था ये है कि जब इस प्रकार की रिपोर्ट ड्रग्स कंट्रोलर जनरल के दफ्तर में आती है तो वो उसका अध्ययन करते हैं, विश्लेषण करते हैं। उस रिपोर्ट में ये बताया जाता है, ये जो फॉर्म 5 की रिपोर्ट है उसमें भी जो डाटा सेफ्टी और मॉनिटरिंग बोर्ड है वो भी इसको देखता है और जो एथिक्स कमेटी है वो भी देखती है कि एडवर्स इवेंट में और वैक्सीनेशन में इज देयर अ 1-to-1 कोरिलेशन। क्या ये एडवर्स इवेंट वैक्सीनेशन की वजह से हुआ कि किसी अन्य वजह से हुआ? तो जब इस प्रकार के निष्कर्ष और मंतव्य ड्रग्स कंट्रोलर जनरल को इन विभिन्न स्रोतों से मिल जाते हैं जो मैंने आपको बताए, तो उसके आधार पर ड्रग्स कंट्रोलर जनरल किसी भी वैक्सीन के ट्रायल को अगले फेज में जाने की अनुमति देते हैं। वर्तमान में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो वैक्सीन ट्रायल हैं वो क्लब्ड फेज 2 फेज 3 में फेज 3 में प्रवेश कर चुके हैं, यानी उन्हें फेज 3 की अनुमति दी गई है इन सब कागजातों के विश्लेषण के बाद। इसी प्रकार से भारत बायोटेक के जो क्लिनिकल ट्रायल्स हैं वो भी फेज 3 में जा चुके हैं, यानी उन्हें भी इन कागजातों के विश्लेषण के बाद फेज 3 में जाने की अनुमति दी गई है। तो ये तथ्य मैं आपके सामने रखना चाहता था। दीज आर फैक्ट्स विच मस्ट नॉट बी लॉस्ट साइट ऑफ while analyzing any such news of adverse events. Thank you. Next question, 37. I will add a few points here. I think it couldn't be a better class to understand what are the systems in place which the Health Secretary has given today. What's important to remember is that adverse events do occur with drugs or with vaccines or any other health intervention. Now, if an adverse event warrants hospitalization, then it is called as a serious adverse event. And as mentioned, it is the role of the regulator, after collating all the data, to ascertain or refute whether there is a causal link to the event and the intervention. So that causal link, whether it has to be ascertained or refuted, has to be done by the Drug Controller General of India once he has got all the papers which are time bound and they have been submitted accordingly across all these 5 parameters which have been explained by the Health Secretary. The Institute Ethics Committee, the DSLB, the first is the consent, then the Ethics Committee, then the DSMB, and now the
Drug Controller General of India to review them. This is done purely on a scientific basis, and the assessment is done with very objectively based criteria, and initial causality assessment findings did not necessitate stoppage of these trials. नितेंद्र डीडी न्यूज से बोल रहा हूँ सर। जिस तरह की सरकार प्लान कर रही है लोगों को वैक्सीन देने की, क्या उन लोगों को भी इसमें शामिल किया जाएगा जिनको कोरोना हो चुका है या एंटीबॉडी डेवलप कर चुका है? ये मैं प्रारंभिक जानकारी दे दूं, उसके बाद डॉक्टर भार्गव सप्लीमेंट करेंगे। जो नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप है वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर वी.के. पॉल मेंबर नीति आयोग करते हैं, उसके मैंडेट में एक मैंडेट ये भी है, और इसके बारे में विश्व के अनेक देश सोच रहे हैं कि क्या आपको ये देखना चाहिए वैक्सीनेशन के समय कि जिस व्यक्ति को आप वैक्सीनेट कर रहे हैं उसमें एंटीबॉडीज़ हैं कि नहीं हैं। इस पर कोई अंतिम निर्णय अभी नहीं हुआ है, लेकिन ये वैज्ञानिक कम्युनिटी में भी और देशों के बीच भी चर्चा का विषय है। Yes, this is a good question, and as there are two issues linked in this. One is that if someone has antibodies and if you give the vaccine, can he develop any vaccine-associated adverse reaction? That is the first issue. The second issue is that if we measure the antibodies, then can we avoid giving the vaccine to that patient, and therefore can we spare our vaccines? So these are the two important issues. Regarding the first one, vaccine-associated adverse reactions, there is enough data to show that that does not affect, that does not happen. However, there are discussions still going on internationally. The WHO has clearly stated in all its solidarity vaccine trials also that we do not need to measure the antibodies or even find out if that person has had the COVID or not. We can go ahead and give it. That is what is in the mandate of the WHO at the moment. 26. सर, सवाल ये है कि वुहान फाइल्स नाम की एक 117 पन्नों की फाइल डेटा सामने आया है, वुहान फाइल्स नाम से, और इसमें कहा गया है कि चीन ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी छुपाई थी। तो भारत का इसके बारे में क्या रुख है और इसको लेकर कोई बात करेंगे आप चीन से? कोई जवाबदेही? मुझे इसकी जानकारी नहीं है जो आप कह रहे हैं। 20. So you explained about 4 or 5 global, standards of vaccine trial which we are following in India also. But globally, we also saw one thing, that if there was an adverse event, it was not the press which brought it out, but the government or the vaccine manufacturer itself came forward and said that yes, there was an adverse event. So is it not that if it happens in any Indian trial also, the manufacturer or the government should come forward and at least say that it has happened? It may not be the causal link to the vaccination. Again, I would restrict myself to facts. I would not analyze the facts. The facts are, to the best of my knowledge, subject to correction by Dr. Bhargav, the adverse event being referred to in case of the vaccine of Bharat Biotech happened in August. And the adverse event being referred to in case of the vaccine developed by AstraZeneca and being manufactured by Serum Institute happened in October. And all these 5 processes that I have told you, please don't assume that they have not been complied with. 28. सर, मैं पंकज हूँ टीवी 9 से। मेरा सवाल ये है कि जैसे इन्फ्लुएंजा है, इन पेशेंट्स को वैक्सीनेट जब किया जाता है तो उसी रूट से किया जाता है जिस रूट से इन्फेक्शन होता है। तो ये कोरोना में भी 3 रूट्स बताए जाते हैं, एक माउथ है, नोज है और आईज है। पर जो ज़्यादातर 30 वैक्सीन्स जो वर्ल्ड वाइड डेवलप किया जा रहा है, एक फाइजर छोड़ दे तो बाकी सारे वैक्सीन हम मसल्स के ही थ्रू दे रहे हैं।
तो इसके इफेक्टिविटी को लेकर के आप लोग क्या, आपका क्या व्यूज है सर? वैक्सीन इन्फ्लुएंजा का भी मसल के थ्रू दिया जाता है एंड ये देखना रहेगा कि जिससे कि खुद एंटीबॉडीज पैदा हो जाएं, इसलिए वैक्सीन दिया जाता है और फिर वो वायरस को रेस्पिरेटरी रूट में फाइट कर सके, ये पर्पस होता है वैक्सीन का। तो मोस्ट ऑफ देम आर इंट्रामस्कुलर और सबक्यूटेनियस और इंट्राडर्मल, but the nasal vaccine are also being studied by a few companies and they will be in the form of nasal drops. So these are still experimental, still being studied, but currently we have to inject into the muscle and that is the standard of care at the moment for most of the vaccines. 99. सर मैं पीयूष पांडे हूँ टीवी 9 भारतवर्ष से। मेरा सवाल ये है कि टेस्ट को लेकर के पूरे देश में सभी राज्यों में दरें अलग अलग हैं और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को नोटिस भी जारी किया है। एक पिटीशन फाइल हुई जिसमें ये कहा गया है कि 200 रुपए कीमत आती है किट की। इस पर मैं आपका व्यू जानना चाहता हूँ सर। ये बड़ा अच्छा सवाल है और मुझे लगता है कि डॉक्टर भार्गव भी इस पर जरूर कुछ जानकारी आपसे साझा करेंगे। देखिए, जिस तरह का हमारा संविधान है उसमें टेस्ट के रेट निर्धारण करना या अस्पताल में बेड्स के रेट निर्धारण करना ये केंद्रीय सरकार की कामों में या अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। ये राज्य सरकार का अधिकार है। केंद्र सरकार समय समय पर राज्य सरकारों को और संघ शासित प्रदेशों के प्रशासनों को ये परामर्श जरूर देती है कि एक रैशनल तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से इन दरों का निर्धारण होना चाहिए। पिछले सप्ताह ही जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री है, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री है, उसने सभी राज्यों को एक लिखित दिशा निर्देश भेजे थे और ये कहा था कि ये उचित होगा यदि आप राज्य के स्तर पर एक छोटा एक्सपर्ट ग्रुप बनाएं जो कि मार्केट का अध्ययन करे, ये देखे कि कैसे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम the rate of testing kits have reduced और उस आधार पर आप अपने राज्य के लिए टेस्टिंग के दर निर्धारण करें। राज्यों ने अलग अलग दर निर्धारित किए हैं और अलग अलग तरीके उस दर निर्धारण करने के अपनाए हैं। भार्गव साहब कुछ कहना चाहेंगे इसमें? See, you have to remember one thing, that when we started testing, the first case was tested in January, 27th of January. After that, in March and April, the cases started growing tremendously, and we had to import all those kits. So it was a, what we call as a supplier's market at that point in time. Gradually, what happened with the intervention of the government and the Ministry of Science and Technology and startups and the Department of Biotechnology, DST, CSIR, ICMR, they all had certain kits which were made indigenously, locally, and today as we speak, we have validated more than 1100 kits. And once Indian kits were certified and found very good, we have found that there was enough competition not only with the international players but also within themselves, and the prices came crashing down for these kits. So if you look at March, April, the cost of RT-PCR kit was about 1200 rupees, and about 300 rupees was for the VTM and 180 for the RNA. So about 1800 rupees at that point in time was the cost in March, April. Now this has come crashing down to now 75 rupees for the RT-PCR kit and 37 and 25 rupees respectively for RNA kits and the VTMs, etc. There are other techniques also which have come where we don't need to do a VTM as well, and a dry swab technique can also be done as being propagated. So the cost has come dramatically down. India has started exporting these kits now, and so it has now become the demand is much less than the supply. So therefore the cost has come down. 15.
Pallav Bagla from the Science Magazine and New Frontiers. This adversarial nature of reaction and cross-reaction between the vaccine manufacturers and the people participating in the trials, what does it mean for voluntarism in India? And many of the participants are saying they don't want to participate in trials if this is the kind of adversarial reaction which will happen. And Dr. Bhargav, did you endorse this 100 crore intimidating notice which was served by Serum Institute of India on the person who said there was an adverse reaction, because you are a participant in that trial? Can I answer first part? Then you can answer the second part. You see, सामान्यतः पल्लव जी अवगत होंगे क्योंकि ये लंबे अरसे से इस सेक्टर को कवर करते हैं. सामान्यतः वैक्सीन्स के डेवलपमेंट में 8 से 10 साल लगते हैं. अभी तक के इतिहास में जिन वैक्सीन्स को कहा जाता था कि ये तुरंत बन गए, वो तुरंत भी 4 साल में बनते थे. यानी फ्रॉम R&D टू प्री क्लिनिकल ट्रायल्स टू phase 1, phase 2, phase 3 used to take 4 years, and everyone globally used to hail that success by saying that such a quick rollout of vaccine. But given the size and the impact of the pandemic, we are trying to crash that timeline of 8 to 10 years, or at best 4 years, into 16 months, 18 months. And not only one, but multiple vaccine players within the country and outside the country are trying to bring about their vaccines within this compressed timeline. So when you have this context, then there is a potentiality that commercial interests would dictate certain strategic actions on part of commercial entities. Governments of the day have nothing to do with it. However, the responsibility of the government is that we must educate the people, because it is the people who would eventually receive the vaccine. So the responsibility of the union government and the state government is to ensure that people are made aware about the safety aspects of vaccine, about the effectiveness of vaccine, and all disinformation is countered promptly. When I say this, I must also tell you that this is not only the sole responsibility of union government and state government, this is also the responsibility of the media, of NGOs, of vaccine manufacturers. They must collectively come together and try to counter misinformation. They must collectively educate people about the safety aspects of vaccine and about the effectiveness aspect of vaccines. I think you've answered it. 13. So there are still several restrictions in place for this disease, and yesterday you issued a new advisory. But, government, police is using methods like tear gas and water cannons at a time when COVID is still on the prowl. People are coughing and sneezing and tears in their eyes, and water cannon, it's a droplet transmission. I mean, you know that better than all of us. So what is the Health Ministry's position on this, sir? Law and order decisions are taken by the local authorities. Therefore, I would not want to comment on this. 38. Sir, Sneha from CNN News 18. I wanted to ask you, what is the procedure, and is the government then going to compensate all of those people who suffer any sort of an adverse event after the licensing comes through? First, there is no connection between adverse events and licensing. These are two standalone processes. And as far as compensation is concerned, this is something that is guided by the law and by the courts of the day.
So again, something that we would not want to comment at this stage. 22. Although there is a mechanism for monitoring of adverse events and prompt reporting, which I have shared in detail in the initial stages of this press conference. सर मेरा सवाल सीरम पे ही है। आपने काफी सारे फैक्ट्स क्लियर कर दिए हैं, बस एक छोटी सी क्वेरी है मेरी। क्या जो जिन्होंने सवाल उठाया कि साइड इफेक्ट्स हुए हैं, क्या वो वैक्सीन ट्रायल से जुड़े हुए थे, उनको वैक्सीन दी गई थी, या फिर ऐसा है कि कुछ साइड इफेक्ट्स हुए हैं लेकिन उनको देख लिया गया और एनालिसिस हो गए, उससे आगे बढ़ गए हैं? क्या वैक्सीन उनको दी गई थी? क्लियर मैंने तो आपको पहले ही निवेदन किया कि जो व्यक्ति ये दावा कर रहे हैं वो अपने दावे को कोर्ट में ले गए हैं, तो इसलिए हमारे लिए ये उचित नहीं होगा कि इस समय हम उस पर कुछ भी कहें। प्रक्रिया क्या है वो मैंने आपको बता दी है, प्रक्रिया का पालन हुआ ये भी मैंने आपको बता दिया। 31. सर इस समय क्योंकि देश की राजधानी में तमाम सरकारी और प्राइवेट अस्पताल हैं और स्वास्थ्य व्यवस्था काफी दुरुस्त है, इसके बावजूद दिल्ली में आखिर में क्यों ऐसी स्थिति हुई? और दिल्ली सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि टेस्टिंग बढ़ाने के लिए तो कहा जा रहा है, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से टेस्टिंग लैब और तमाम चीजों को लेकर हेल्प नहीं मिला, उसकी वजह से टेस्टिंग की संख्या कम हो रही है। दिल्ली में जब भी कोविड के केसेस की संख्या बढ़ी है तो भारत सरकार ने गृह मंत्रालय के नेतृत्व में दिल्ली सरकार के साथ मिलकर स्ट्रैटेजी बनाई है और मिलकर उसका इम्प्लीमेंटेशन किया है। इसलिए मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं कि दिल्ली सरकार का कहना है कि उनको सहयोग नहीं मिला, क्योंकि भारत सरकार के गृह मंत्रालय के स्तर पर जितनी बैठकें हुई उसमें दिल्ली सरकार के शीर्षस्थ नेतृत्व सम्मिलित थे और सम्मिलित निर्णय लिए गए, सम्मिलित क्रियान्वयन हुआ। हम तो बल्कि प्रशंसा करते हैं कि हमें अपेक्षित सहयोग मिला। Number 10. Hello sir, Milan here from India Today. So whenever such adverse events related to vaccine human trials are reported, there's a sense of, hesitancy in the people who listen to these. What is the government's perspective? Are we looking at some kind of a vaccine hesitancy in people? Because there are some surveys also being done where people are saying that they are hesitant enough to take the vaccine. What's the government's perspective? There are two aspects to this question. The first aspect I have already addressed when I said that it is collective responsibility of central government, state government, people outside government, media, even vaccine manufacturers, pharma companies, to educate people, make awareness about effectiveness of vaccine, safety of vaccine, so on and so forth. There is an inherent issue of vaccine hesitancy, which may have nothing to do with adverse events. There is a section of population which may feel that they do not require a vaccine. So therefore, whenever such a communication or information dissemination exercise is taken up, one of the aim is to tell people what would be the effect of taking the vaccine and what would be the benefit to the person as well as to the population at large. So this is something that everyone has to collectively do. Having said that, let me also tell you that there is a detailed guideline that the Union Ministry of Health is preparing and would shortly, maybe in the next week, share with the states. And one of the chapters in that guideline deals संबंधित विषय होते हैं, उस पर जब हम चर्चा करते हैं तो ये बेहतर होता यदि हम पहले इस तरह की जो तथ्यात्मक जानकारी है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, उसको हासिल कर लें, उसके बाद फिर विश्लेषण करें। तो पूरे देश के टीकाकरण की बात कभी नहीं कही गई है। Yes, I think that's a good question. The question would depend on the efficacy of the vaccine, number one. And obviously there is a range. It may be effective 60% in someone, 70% in someone else. So efficacy is one issue. The second issue is that our purpose is to break the chain of virus transmission. So if we are able to vaccinate a critical mass of people and break that virus transmission,
then we may not have to vaccinate the entire population. That is one point. The second point is the role of masks is also vitally important, and that will continue even after the vaccination, because we are starting with a small population at a time, and therefore the mask will be protective and should continue to be used so as to help in breaking the chain of viral transmission. That has to continue. Last question, 47. Hello, sir. So I understand that you are not going to comment on the specific case because you believe there's a legal case, although I don't think there's a legal case over there. It's just a legal notice. So what is your question? Just Yeah, but with regards to why weren't the other participants provided the information that there was such kind of serious adverse event that had happened? And repeating a previous question, is the ICMR endorsing the 100 crore the damages that they are seeking? Thank you very much. Yes, sir, would you like to? ICMR has no role either in endorsing or not endorsing a legal claim filed anywhere in the country. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you, friends. Thank you very much.